So, hello everyone. Welcome to this lecture one on art and science of essay writing. So, we are talking about art and science of essay writing. इस art and science को we will try to decode through understanding the purpose, importance, pattern, syllabus, है ना, elements of good essay and further steps and approach. ठीक है. So, आज हम लोग बहुत बारीकी से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझेंगे कि एसए के पेपर को कैसे अप्रोच करना है ना. सो वी विल सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका पर्पस क्या है, एसए के पेपर का पर्पस क्या है. सो वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द फर्स्ट थिंग वी विल अंडरस्टैंड इज द पर्पस ऑफ एसए. ओके, देन वी विल सी द इंपॉर्टेंस. थर्ड वी विल बी लुकिंग एट द पैटर्न. ओके, सो इस पेपर का पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने सेक्शंस में आते हैं, है ना. देन वी विल ट्राई टू डिकोड द सिलेबस थ्रू पीवाईक्यू. पीवाईक्यू की मदद से सिलेबस को डिकोड करेंगे क्योंकि बीपीएससी ने कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं दे रखा है एस्से के लिए. ठीक है. उसके बाद हम लोग देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ अ गुड एस्से. तो आपको मैं कुछ अच्छे एस्सेज का कलेक्शन दूंगा या दिखाऊंगा इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स, जिसमें हम इन एलिमेंट्स की जो आज बात करेंगे, आई विल शो यू दीज थिंग्स इन डिफरेंट कॉपीज. ओके, उसके बाद विल सी द स्टेप्स एंड प्रोसेसेस. सबसे पहले हमने पर्पस समझ लिया, फिर हम इंपॉर्टेंस समझेंगे, फिर हम पैटर्न समझेंगे, देन विल डिकोड द सिलेबस, फिर हम एलिमेंट्स ऑफ गुड एस्से देखेंगे, है ना. एंड देन विल सी द स्टेप्स एंड अप्रोच विद विच वी विल बी मूविंग इन आवर क्लासेस. ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पर्पस से. सो हमें सबको ये पता है कि एस्से का पेपर 68 बीपीएससी से इंक्लूड हुआ है ना. उसके पहले हमारे पास क्या था, ऑप्शनल का पेपर था. दैट वाज in there was lot of dispute because of optional paper in the marks, and hence this optional paper was removed and essay paper was introduced, है ना. essay paper was introduced. so essay paper को डालने का या essay paper के होने के लिए, मतलब why have they kept this essay paper. essay paper का पर्पस क्या है वो हम यहाँ थोड़ा समझते हैं, है ना. सबसे पहली बात कि इस पेपर का क्या मकसद है. इट assesses your analytical thinking and critical reasoning skills. सो ये एस्से का पेपर आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को जज करता है ना, और आपकी क्रिटिकल रीजनिंग के स्किल्स को चेक करता है. आप GS1 GS2 का पेपर लिखते हो, लेकिन उसमें आप क्या यूज कर सकते हो, उसमें आप डायग्राम्स यूज कर सकते हो, है ना, कीवर्ड्स यूज करते हो, है ना, थोड़ी बहुत स्ट्रक्चरिंग करते हो, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, वो 2 पेज, 2.5 पेज, 3 पेज, है ना. उसका फॉर्मेट बिल्कुल अलग है. एस्से को देखते हैं, एस्से का फॉर्मेट बिल्कुल अलग है. एस्से में आपको एटलीस्ट 7 से 8 पेजेस लिखने पड़ते हैं, जिसमें कि आपको सीक्वेंस में विद फ्लो विद स्ट्रक्चर चीजों को लिखना होता है. सो आपकी एनालिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल रीजनिंग स्किल्स को चेक किया जाता है इसमें. सेकेंड, एबिलिटी टू एनालाइज कॉम्प्लेक्स इशू, आइडेंटिफाई एंड डेवलप लॉजिकल एंड वेल रीजनड आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है, इसका क्या मतलब है, जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज है ना, कॉम्प्लेक्स इश्यूज जैसे लास्ट ईयर क्या पूछा, वुमेन का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, है ना. दिस वॉज द एस्से, वुमेन का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट. ठीक है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स इशू. लेट से अभी के समय में क्या चल रहा है, कॉम्प्लेक्स इशू रिजर्वेशन. ठीक है, रिजर्वेशन इज अ कॉम्प्लेक्स इशू. तो अगर इस इन सब टॉपिक्स पे, या लेट से ब्लैक मनी के बारे में एक एस्से था लास्ट ईयर. सो ये सारे कॉम्प्लेक्स इशू पे आप एनालाइज कर सकें, उसके डेप्थ में जा सके, उसके डायमेंशंस को देख सकें, है ना, और एक लॉजिकल और वेल रीजनड आर्ग्यूमेंट आप दे सकें अपने एस्से में. ये चीजें चेक की जाती हैं आपके एस्से में. तीसरा, एस्पेक्ट्स लाइक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, कोहेरेंट थिंकिंग, क्लैरिटी, ऑर्गेनाइजेशन, कंसाइसनेस एंड द यूज ऑफ इफेक्टिव लैंग्वेज. ठीक है, तो कोई भी एस्से को जो आप लिखोगे तो उसमें आपके बॉडी के पार्ट में बहुत सारे डायमेंशंस आने चाहिए. डायमेंशंस इन द सेंस कि देर आर मल्टीपल डायमेंशन ना. आप किसी भी एस्से को जब ओपन करोगे, है ना, इंट्रोडक्शन के साथ, देन यू विल स्टार्ट विद द बॉडी पार्ट. बॉडी पार्ट में आप क्या करोगे, अलग अलग डायमेंशन से चीजों को एक्सप्लेन करोगे. जैसे पिस्टल अप्रोच की बात करते हैं हम ना, पिस्टल अप्रोच की बात करते हैं, पॉलिटिकल, सोशल, है ना, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक, लीगल. ठीक है, फिर सेक्टोरल अप्रोच की बात करते हैं, है ना, सेक्टोरल अप्रोच, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, फिर लोकल, है ना, ग्लोबल. ठीक है, इस तरीके के कई सारे अप्रोचेस हैं जिनको हम अगले आने वाले क्लासेस में देखेंगे. बट ये जो है आपका एस्पेक्ट्स, क्या टेस्ट होता है आपके पेपर में, आप अगर 2 डायमेंशन को लेकर ही उसमें ही आपने पूरा 8 पेज लिख दिया, यू विल नॉट गेट मार्क्स. बट अगर आपने कम से कम 5 से 6 डायमेंशंस को टच किया है, अलग अलग तरीके से एस्से को एक्सप्लेन करने का कोशिश की है, तो दैट एस्से विल बी
कंसिडर्ड अ गुड एसे। ठीक है। दूसरी बात, कोहेरेंट थिंकिंग। कोहेरेंट थिंकिंग मतलब क्या, कि एक लॉजिकल फैशन में आपके आर्ग्यूमेंट्स आने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पहला पैराग्राफ कुछ लिखा, फिर दूसरा पैराग्राफ बिल्कुल ही इंटरकनेक्टेड नहीं है ना, बिल्कुल रैंडमली लिख रहे हो आप। दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड अप्रोच फॉर एसे। ठीक है। तो कोहेरेंट थिंकिंग की जरूरत पड़ती है। क्लैरिटी, क्लैरिटी ऑब्वियसली, क्लैरिटी आप जितने अच्छे से उसको प्रेजेंट करोगे अपने आर्ग्यूमेंट्स को, उतनी ज्यादा आपके एसे में क्लैरिटी आएगी। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन भी अगेन इट मींस द सेम, कि आपने इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन के बाद आपने ट्रांजिशन पैराग्राफ लिखा है ना, ट्रांजिशन पैराग्राफ के बाद आप बॉडी स्टार्ट कर रहे हो, बॉडी में भी फिर आप पहला इंट्रोडक्शन में लाइक पहला आर्गुमेंट क्या दे रहे हो, दूसरा आर्गुमेंट क्या दे रहे हो, तीसरा आर्गुमेंट क्या दे रहे हो, फिर है ना देन यू गो टू द फ्लिप साइड, है ना, दूसरी साइड पे आप जाते हो ना, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स देते हो, एंड देन यू प्रोसीड फॉर कंक्लूजन। सो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन पार्ट, है ना। कॉन्साइसनेस मतलब क्या, कि अगर मैं किसी कंसेप्ट को 4 लाइन में एक्सप्लेन कर सकता हूं, तो मैं उसको 4 लाइन में एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा, रादर देन उसके लिए मैं पूरा आधा पेज यूज कर लूं। तो कॉन्साइज, आपका जो आर्ग्यूमेंट है, आपके जो आइडियाज हैं, उनको एक बिल्कुल कॉन्साइज फॉर्मेट में आपको लिखना है। सो दीज थिंग्स विल कम विथ प्रैक्टिस, है ना, प्रैक्टिस एंड लिटिल गाइडेंस। यूज ऑफ इफेक्टिव लैंग्वेज, लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, आपको लैंग्वेज फॉर्मल यूज करनी है, आगे मैं बताऊंगा कि लैंग्वेज को कैसे यूज करना है। क्लियर? ओके। सो नेक्स्ट वन इज assesses the proficiency in written communication. This is very important. आपकी प्रोफिशिएंसी रिटन कम्युनिकेशन में चेक की जाएगी, है ना। आप रिटन कैसे कन्विंस करते हो ना, दैट इज द एबिलिटी टू परसुएड थ्रू राइटिंग, है ना, प्लस टेस्ट ऑफ कन्विक्शन। सो आपकी जो प्रोफिशिएंसी राइटिंग स्किल है, जो राइटिंग स्किल हम बात करते हैं, ऐसे कि आप कई सारे टॉपर्स की आपने एसेज देखे होंगे, है ना, जिसको पढ़ के लगता है अरे वाह मजा आ गया। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड प्रोफिशिएंसी इन रिटन कम्युनिकेशन एंड द एबिलिटी टू परसुएड थ्रू राइटिंग। एबिलिटी टू परसुएड, एग्जामिनर को आप परसुएड कर रहे हो कि अच्छा सर आपने मेरा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, अब आप मेरे आगे के आर्गुमेंट्स पढ़िए इंटरेस्टिंग वे में, है ना। आपने एक क्यूरियोसिटी जनरेट कर दी इंट्रोडक्शन में अपनी लैंग्वेज से, अपनी रिटन कम्युनिकेशन से, एंड देन द एग्जामिनर विल कंटिन्यू रीडिंग टिल द एंड। सो जिस दिन आपके पास ये एबिलिटी डेवलप हो गई, परसुएशन थ्रू राइटिंग, योर एसे विल बी कैटेगराइज्ड एज वेरी गुड। ओके। एंड अगेन दिस इज टेस्ट ऑफ कन्विक्शन। आप ऐसा कैसे कर सकते हो, किसी को परसुएड कैसे कर सकते हो, जब तक आपको अपने नॉलेज पे कन्विक्शन नहीं होगा। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो यू शुड बी कन्विंस्ड दैट ओके, अगर मैं गांधी जी का एग्जाम्पल कहीं लिख रहा हूं या मैंने गांधी जी के बारे में कहीं पढ़ा है, तो मैं उस आर्ग्यूमेंट को कितने कन्विक्शन के साथ लिख पा रहा हूं। अगर मैंने नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ा है, तो अगर मैं किसी एस्से में उनको यूज कर पा रहा हूं, तो मैं अच्छे से यूज कर पा रहा हूं कि नहीं, कन्विक्शन के साथ लिख पा रहा हूं कि नहीं। ठीक है। हम लोग ये सारी चीजें एक एक करके हम लोग सारे एसेज में देखेंगे, ये सब जो मैं बता रहा हूं, विल सी। नेक्स्ट कम्स गेजिंग द अवेयरनेस ऑफ करंट अफेयर्स एंड कंटेम्प्रेरी इशू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका एस्से है ना, कुछ एसेज में दिखाऊंगा जिसमें कंटेम्प्रेरी इश्यूज, करंट अफेयर्स, इनका बहुत यूसेज है, और इवन टॉपिक्स आर ऑल्सो पिक्ड अप फ्रॉम दिस करंट अफेयर्स या कंटेम्प्रेरी इश्यूज के टॉपिक्स। जैसे कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट वाला जो क्वेश्चन था, सॉरी, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट वाला जो क्वेश्चन था लास्ट ईयर, दैट वाज बिकॉज नारी शक्ति अधिनियम बिल वाज पास्ड, है ना, और देयर वाज अ लॉट ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन ओवर दैट। सो इन दैट कंटेक्स्ट दैट पर्टिकुलर एस्से टॉपिक वाज आस्क्ड। तो आपका अवेयरनेस है कि नहीं इन सब चीजों पे, इसका भी एक जजमेंट होता है ना। आप कई सारे आर्ग्यूमेंट्स, कई सारे एग्जाम्पल्स न्यूज़पेपर से, करंट अफेयर्स से, कंटेम्प्रेरी जो मुद्दे चल रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, है ना, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है ना, इन सब चीजों का हवाला देके आप अपने एस्से को और मजबूत कर सकते हो, है ना। एटलीस्ट यू कैन ऐड वन करंट अफेयर्स डायमेंशन टू योर एस्से, है ना। कोई भी एस्से, मैं बताऊंगा कि फिलोसफिकल एस्से से इतना डरने का नहीं होता। फिलोसफिकल एस्से इतनी अच्छी चीज है, अगर आपको समझ में आ गया तो आप उसमें कुछ भी घुसा सकते हैं, है ना। बस आपको सही समझ के साथ पढ़ना होगा, या सही समझ के साथ करंट अफेयर्स को एनालाइज करना होगा, है ना, विद रिस्पेक्ट टू यूजिंग इन एसे। आई विल शो यू, हर चीज मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा आने वाले क्लासेस में। फिर एबिलिटी टू फॉर्म एन इन्फॉर्म्ड ओपिनियन अराउंड दिस, है ना। तो आपको करंट अफेयर्स और कंटेम्प्रेरी इश्यूज के अराउंड एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन, ऐसा नहीं कि बस कह दिया अच्छा ठीक है। जैसे कल कल का न्यूज है ना, कि बिहार गवर्नमेंट ने एक रिजर्वेशन की पॉलिसी लेके आए थे, है ना, जिसको हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया, है ना, दे हैव क्वैश द रिजर्वेशन पॉलिसी। दूसरी बात, कास्ट सेंसस का डिबेट चल रहा है ना, कास्ट सेंसस का डिबेट चल रहा है, कास्ट सेंसस प्लस रिजर्वेशन। अगर आपको इन चीजों पे अच्छी गहरी समझ है,
तो आप एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन अपना पुट कर पाओगे एस्से में, अगेन विद अ टेस्ट ऑफ कन्विक्शन, है ना। अगर आपको इन दोनों चीजों का इंटरलिंकेज पता है ना, आप समझ पा रहे हो, आप पॉलिटी से रिलेट कर पा रहे हो कि ना 50% कैप कहां से आ रहा है, इंदिरा साहनी जजमेंट, है ना। इफ यू नो दीज थिंग्स ना, इफ यू नो सम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की रिजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी, अंबेडकर के व्यूज क्या थे रिजर्वेशन पे, गांधी के व्यूज क्या थे रिजर्वेशन पे, या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें क्या क्या डिबेट चली थी, ये सब चीजें आपको धीरे धीरे पता चलेंगी जैसे आप सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे या करंट अफेयर्स पढ़ोगे, यू विल गेट टू नो दीज थिंग्स, है ना। बस आपको एक पैनी नजर बना के रखनी है इन सब चीजों पे, और नोट करते रहना है इन सब चीजों को आने वाले समय में, लाइक बिफोर मेंस टिल मेंस, अभी तो 6 महीने का टाइम है, यू विल बी एबल टू यूज दीज थिंग्स वेरी नाइसली। ठीक है, एंड अल्टीमेटली जो आपका एससी का पेपर है ना, जो आप लिख के आओगे वहां, इट विल बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी, वैल्यूज एंड थॉट प्रोसेस, कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। मैं आपको ये चीजें जो पर्सनैलिटी, वैल्यूज एंड थॉट प्रोसेस, ये मैं ऐसे जब आपको डिकोड करके बताऊंगा ना टॉपर्स की, या और अच्छी अच्छी कॉपीज जब डिस्कस करूंगा, देन आई विल शो यू कि ये पर्सनैलिटी कैसे रिफ्लेक्ट होती है उस पर्टिकुलर कैंडिडेट की, उसके वैल्यूज कैसे वहां से दिख जाते हैं कि इसके अंदर वैल्यूज कौन कौन से हैं, है ना, इसको क्या क्या चीजें समझ में आ चुकी हैं, है ना, उसका थॉट प्रोसेस क्या है। इससे क्लियरली आपको माइक्रोफोन ऑफ करना, किसका माइक्रोफोन ऑन है। ओके, सो ये रिफ्लेक्शन ऑफ पर्सनालिटी, वैल्यूज एंड थॉट प्रोसेस, ये मैंने यहां लिख दिया, आप इन सब चीजों को नोट करते हुए चलो, है ना, आप इन सब चीजों को नोट करते हुए चलो, कीवर्ड्स को। और जैसे जैसे हम लोग क्लास में आगे बढ़ेंगे, मैं आपको एक एक चीज इनका खोल खोल के दिखाऊंगा कि ये कैसे रिफ्लेक्ट होती है ना, नंबर कैसे आते हैं, क्यों आते हैं किसी को। अगर कोई 70+ नंबर लेके आ रहा है तो उसके एस्से में क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से वो आ रही हैं, ये सारी चीजें जो है ना, सारी चीजें, सारे पॉइंट्स आप, है ना, बाद में जब भी, अगर अभी नोट कर रहे हो तो वेल एंड गुड, इफ यू आर लाइक वॉचिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, यू कैन नोट डाउन दिस थिंग्स एंड मेक योर नोट्स, है ना। सो वेरी गुड, हमने पर्पस देख लिया। अब हम इंपॉर्टेंस देखते हैं कि बीपीएससी हमारे 670th और 71st बीपीएससी में इसका इंपॉर्टेंस क्या है ना। एसए का हम लोग बहुत GS1 GS2 इनके पीछे भागते रहते हैं, करंट अफेयर्स ये वो, लेकिन जो आपको इंपॉर्टेंस यहाँ से समझ में क्या आएगा कि ये बहुत बड़ा चंक है ना, दिस इज अ वेरी बिग चंक, 300 आउट ऑफ 900 मार्क्स, दैट इज 33.33% मार्क्स विल बी ऑफ एसए, है ना। तो एसए का पेपर इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आप मेक और ब्रेक डील कर सकते हो, है ना। आपका सिलेक्शन यहाँ से, सिलेक्शन तो मैं क्या कहूँ, अगर आप यहाँ पर एसए को अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे और अच्छे से लिखाओगे, यू विल गेट अ रैंक, यू विल गेट अ रैंक डेफिनेटली, क्योंकि GS1 इज सैचुरेटेड, है ना, उसमें लोगों को 160 70 80 90 नंबर आ जाते हैं, है ना, वहां वेरिएशन नहीं है। यहाँ एसए में अगर आप अच्छा नहीं लिख के आ पाए तो आपको 40 भी आ सकता है, और आपने एक डिसेंट प्रिपरेशन की है, आपने एक सिस्टमैटिक प्रिपरेशन की है, तो आपके 70+ भी आ सकते हैं, है ना, मेनी स्टूडेंट्स हैव गॉट। सो देर इज अ ह्यूज वेरिएशन ऑफ मार्क्स, ये मैं एक ऐसे की बात बता रहा हूँ, इंटू 3 कर लो आप, है ना, 40 × 3 120, है ना, 70 × 3 7 3 21, तो लगभग आप 200 170 80 90 इस रेंज में जा सकते हो। सो दिस मेक दिस पॉइंट वेरी क्लियर कि ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मेक और ब्रेक डील हो सकता है आपके लिए, आपके सिलेक्शन में। ठीक है, और दिस विल बी एन एडवांटेज इफ यू प्रिपेयर वेल एंड अंडरस्टैंड वेल अबाउट द प्रोसेस, है ना, अबाउट द प्रोसेस, यू प्रिपेयर सिस्टमैटिकली, यू राइट सिस्टमैटिकली, जो असाइनमेंट्स में दूंगा उसको आप सिस्टमैटिकली करोगे, तो यू विल बी वेरी एट अ वेरी गुड स्टेज इन द कमिंग 6 months। सो हैविंग सीन द इंपॉर्टेंस, विल सी द पैटर्न। तो पैटर्न इसमें क्या है, ये रहा फॉर्मेट जो बीपीएससी ने अपने लाइक वेबसाइट पे डाला था, ये है फॉर्मेट ऑफ एसए क्वेश्चन पेपर। इसमें आपके पास 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन 1 सेक्शन 2 और सेक्शन 3। ठीक है, सेक्शन 1 से आपको 4 में से एक, है ना, 1 आउट ऑफ 4 एसए, इसमें से एक चूज करके लिखना है। सिमिलरली सेकंड में आपको एक एसए लिखना है 4 में से। थर्ड सेक्शन में आपको अगेन एक एसए लिखना है, तो इन टोटल आपको 3 एसए लिखना है ना, अराउंड 700 to 800 वर्ड पर एसए, विच कम्स टू 2400 वर्ड्स। तो आप इन सब फैक्ट्स को भी आप नोट करते चलोगे ना, दीज फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 3 एसए लिखना है ना, आपके पास हर सेक्शन में चार 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 ऑप्शन होंगे, 4 में से एक चूज करना है। ठीक है, 3 एसए लिखेंगे, 700 to 800 वर्ड्स इज द वर्ड लिमिट गिवन बाय बीपीएससी, तो अराउंड कितना, 2400 वर्ड आ रहा है। ये 2400 वर्ड मैंने यहाँ क्यों लिखा है, ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड का इशू होगा, एंड देन विल सी कि वो स्पीड का इशू और वर्ड लिमिट और इन सब चीजों का क्या क्या कनेक्शन है ना, दिस विल कम एट द लेटर स्टेज।
बट अभी के लिए ये सब चीजें आपके लिए जानना जरूरी है। सो आप पहले इन सब चीजों को नोट करते हुए चलेंगे ना। एक एस्से के लिए हमको कितना पेज मिलता है? 10 पेज मिलता है, ठीक है। 3 एस्से के लिए 30 पेज, तो ओवरऑल आपका बुकलेट जो होगा, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, उसमें कितने पेजेस होंगे? लगभग 30 पेजेस होंगे, ठीक है। अब बात आती है कि इस पैटर्न में, है ना, कोई इंडिकेशन नहीं दिया हुआ है, नो स्पेसिफिक इंडिकेशन बाय बीपीएससी कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में क्या, है ना, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक, है ना, कुछ भी इंडिकेशन नहीं है कि सेक्शन 1 में हम ये पूछेंगे, सेक्शन 2 में हम ये पूछेंगे ना, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पूछेंगे, सेक्शन 1 में हम समथिंग लिटरेचर से रिलेटेड पूछेंगे, या डिजास्टर से रिलेटेड पूछेंगे। देयर इज नो स्पेसिफिकेशन गिवन बाय बीपीएससी। स्पेसिफिकेशन इन्होंने सिर्फ सेक्शन 3 के लिए दिया है, और क्या कहा है? बिहार स्पेसिफिक टॉपिक्स। बिहार स्पेसिफिक, देखो यहां लिखा है ना, बिहार स्पेसिफिक टॉपिक्स, क्वेश्चन इन दिस सेक्शन विल बी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड इट विल बी ट्रांसलिटरेटेड इन रोमन स्क्रिप्ट, ठीक है। मतलब हिंदी को इंग्लिश में लिख देंगे देवनागरी में एंड ट्रांसलिटरेटेड इनटू रोमन स्क्रिप्ट। हिंदी में लिखा रहेगा और उसको रोमन स्क्रिप्ट में ट्रांसलिटरेट किया हुआ रहेगा ना, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं होगा, ट्रांसलिटरेट किया हुआ रहेगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे उसको कैसे लिखा हुआ रहेगा। तो बेसिकली अगर हम लास्ट के 2 साल का पेपर देखें, 68 और 69 का अगर पेपर देखते हैं एसए का, तो उसमें जो ये बिहार स्पेसिफिक टॉपिक्स है, उसमें क्या पूछा है? इडियम्स एंड फ्रेजेस और मेटाफर्स, है ना, कहावतें एवं लोकोक्ति और ये मेटाफर्स, इन ये 2 चीज पूछी है बिहार के स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में। सो यहां से पैटर्न में हमको क्या समझ में आया कि 3 सेक्शन है, तीनों में से एक एक क्वेश्चन को करना है। हमारे पास हर सेक्शन में 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक चूज करना है, ठीक है। हर एसए को 700-800 वर्ड की लिमिट है ना। एक एसए के लिए 10 पेज दिया हुआ है, और सेक्शन 1 और 2 के लिए कोई स्पेसिफिक सिलेबस का इंडिकेशन नहीं दिया हुआ है। सिर्फ सेक्शन 3 में बोला है कि बिहार स्पेसिफिक टॉपिक्स है। सो सेक्शन 1 और 2 ऐसा लग रहा है कि हमारे पास ओपन एंडेड है, यहाँ कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन आगे हम जाके थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करेंगे इसको। सो मूविंग नेक्स्ट वी विल सी कि क्या बीपीएससी ने कुछ सिलेबस दिया हुआ है कि आपने नोटिफिकेशन में, आप लोगों ने पेपर देखा होगा, सॉरी सिलेबस देखा होगा, उसमें एसए के लिए कुछ भी नहीं दिया हुआ है ना, नॉट स्पेसिफाइड बाय बीपीएससी। मैंने ऊपर भी बताया कि सेक्शन इन्होंने जो अपना ये फॉर्मेट रिलीज किया था, इसमें भी इन्होंने कुछ नहीं बताया है। इवन 69 बीपीएससी के नोटिफिकेशन में भी उन्होंने एसए के लिए कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक्स नहीं दिए हैं। ओके, सो सिलेबस वाला पार्ट देखते हैं। अगेन सिलेबस में बीपीएससी ने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, ना नोटिफिकेशन में, ना इस वाले ऊपर वाले ये जो फॉर्मेट उन्होंने रिलीज किया था। सो एस अब सिलेबस को डिकोड करने का तरीका क्या है ना, वी विल सी द प्रीवियस पीवाईक्यूज, है ना, वी विल सी द पीवाईक्यू ऑफ 68 एंड 69 बीपीएससी एंड देन वी विल ट्राई टू डिकोड सम सॉर्ट ऑफ सिलेबस, है ना, कि कुछ कुछ आइडिया लगे कि हमें आ कहां से रहा है, किस चीज को टारगेट करना है। क्योंकि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में अगर देखोगे तो 4 में से आपको एक करना है ना, 4 में से एक। तो सारे टॉपिक्स को देख के परेशान नहीं हो जाना है कि अरे ये तो कुछ भी हवा नहीं लग रही है। मैं दिखाऊंगा कि अगर आपने सीरियसली प्रिपेयर किया है तो यू विल बी एबल टू एटलीस्ट यू विल हैव द नॉलेज टू राइट मिनिमम 2 ऑफ द एसेज फ्रॉम ईच सेक्शन, ठीक है। आपको 2 ऐसे क्लियरली क्लिक करेगा कि ये तो मुझे पता है ना, उतनी की ही जरूरत है ना। जरूरी नहीं कि आपको टोटल चारों मतलब 12 ऐसे के टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए, ऐसी जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड देन विल सी कि कंटेंट और अप्रोच का क्या रोल है ना, लाइक कंटेंट और अप्रोच पे हम क्या काम कर सकते हैं। ये मैंने दिस इज नोटेड फ्रॉम द यूपीएससी सिलेबस, है ना। इस यूपीएससी के अगर सिलेबस को देखें एसए के, तो उसमें सिर्फ ये बात लिखी हुई है, कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द एसए ना, जो भी एसए के टॉपिक दिया हुआ है उसके बिल्कुल नजदीक रहें, कीप क्लोजली, हो ना, उससे भटके ना। टू अरेंज देयर आइडियाज इन एन ऑर्डरली फैशन, जो आपके आइडियाज हैं एसए के टॉपिक पे उसको एक ऑर्डरली फैशन में आप लिखें। एंड टू राइट कंसाइसली, देखो मैंने ऊपर सारी चीजें बताई थी ना, ये मैंने यूपीएससी के सिलेबस से पिक किया है, एंड दिस शुड बी फॉलोड बाय यू, है ना। क्रेडिट मतलब मार्क्स विल बी गिवन फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशंस, है ना, फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशंस। जो आप लिखोगे, जो आपकी लैंग्वेज होगी, जो आपका कंटेंट होगा, एग्जैक्ट अगर वो क्लोजली रिलेटेड टू सब्जेक्ट ऑफ द एसे है तो उसके लिए आपको मार्क्स मिलेंगे। दिस इज द डायरेक्शन गिवन बाय यूपीएससी विच इज ऑल्सो फॉलोड बाय बीपीएससी, है ना। इतना मुझे पता है कि दिस इज ऑल्सो फॉलोड बाय ईच एंड एवरी कमीशन। नेक्स्ट सिलेबस का एक बार थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया ले लिया हमने कि सिलेबस बीपीएससी ने नहीं दिया हुआ है, हमको डिकोड करना होगा थ्रू पीवाईक्यू एंड देन विल सी द कंटेंट एंड अप्रोच, कि उसका कंटेंट एंड अप्रोच पे हम कैसे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट विल मूव टू द
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और एक बार हम जस्ट ग्लांस करेंगे यहाँ पर कि 68 में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे, 69 में क्या क्या पूछे थे, तो ताकि आप थोड़ा सा टॉपिक से रिलेट कर पाए। ओके, सेक्शन 1 में देखते हैं। सेक्शन 1 में देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 700 to 800 वर्ड्स। तो वर्ड लिमिट इज गिवन। सेक्शन ए में मैंने बोला 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4, 4 टॉपिक्स दिए हुए हैं, 4 में से आपको एक चूज करना है ना, और ये एक ऐसे कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है। सो पहला टॉपिक देखते हैं, फॉरेस्ट क्रिएट्स इट्स ओन ट्रीज, इट डज नॉट वेट फॉर द पीपल टू थ्रो सीड्स। अब ये अगर आप पढ़ोगे तो क्या बोल रहा है, सिंपल सी बात है, जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है, यह लोगों के जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता। ठीक है, अब हमने जैसे ही ये ऐसे पढ़ा, जैसे ही हमने ऐसे के टॉपिक को पढ़ा, वैसे ही हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ डाटा, फैक्ट, एग्जाम्पल्स आएंगे। ठीक है, हमको क्या करना है, इन चीजों को रफ में नोट करते हुए चलना है। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, टॉपिक को सिलेक्ट कैसे करना है उसके भी क्राइटेरियाज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में विल सी द क्राइटेरिया कि आपको ये 4 टॉपिक से आपको पेपर मिला, आप जल्दी जल्दी क्या करोगे, टॉपिक को पढ़ोगे, थोड़ा कॉम्प्रिहेंड करने का कोशिश करोगे, कॉम्प्रिहेंड करके देखोगे कि आप किस वाले में ज्यादा कंफर्टेबल है। ठीक है, फॉरेस्ट क्रिएट इट्स ओन ट्रीज, इट डज नॉट वेट फॉर द पीपल टू थ्रो सीड्स। ये थोड़ा सा डूएबल लग रहा है, थोड़ा सा समझ में आ रहा है, विल मूव फॉरवर्ड। सेकेंड वाला देखा, लिटरेचर इज नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ नॉलेज बट ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मोरल एंड सोशल एक्टिविटीज। तो लिटरेचर क्या है, खाली एक नॉलेज का सोर्स नहीं है, बट अ फॉर्म ऑफ मोरल एंड सोशल एक्टिविटीज। यहां पर हम क्या क्या सोच सकते हैं, रामायण महाभारत है ना, जो हमारे एपिक्स हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं, जो हमारा हिस्टोरिकल लिटरेचर है ना, जो आप हिस्ट्री की किताबें पढ़ते हो, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लिटरेचर, है ना। आप बहुत सारे नॉवेल्स पढ़ते हो, है ना, वो भी पार्ट ऑफ लिटरेचर है। तो हर जगह ये बोल रहा है कि लिटरेचर इज नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ नॉलेज, सिर्फ वो ज्ञान का स्रोत नहीं है ना, सिर्फ वहां से ज्ञान हासिल नहीं करना, बट इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मोरल एंड सोशल एक्टिविटी, है ना। एक उसमें एक मॉरल, एक नैतिक और सामाजिक क्रिया का एक रूप भी है लिटरेचर में। क्लियर। सो इसको अगेन हम लोग वापस से देखेंगे, जब हम लोग एक एक करके ऐसे के टॉपिक को डिकोड करेंगे, देन वी विल सी दीज थिंग्स। अभी मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं कि किस किस जगह से टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, किस किस जगह से ऐसे के टॉपिक्स आ रहे हैं। थर्ड वन इज परफॉर्म योर ऑब्लिगेटरी ड्यूटी बिकॉज एक्शन इज इंडीड बेटर देन इनएक्शन। ठीक है, क्या कह रहा है, अपने अनिवार्य कर्तव्यों का पालन करें क्योंकि कर्म निष्क्रियता से अवश्य ही उत्तम है। वेरी गुड, बहुत बहुत आसान सी चीज है, सबको पता है ये बात, है ना। अगर आप गीता की बात पढ़ते हो तो वहां क्या बोला हुआ है, निष्काम, एक मिनट, निष्काम कर्म। ठीक है, क्या बोल रहा है, अपनी ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज को करते रहो बिकॉज एक्शन इज इंडीड बेटर देन एक्शन। अगर आप एक्शन लोगे ही नहीं तो कुछ आपके साथ आगे कुछ अच्छा होगा ही नहीं, है ना। इन एक्शन में आप क्या करते हो, कुछ नहीं करते हो, कुछ नहीं करोगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, कुछ नहीं होगा। सो ये सिंपल सा टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल सा आइडिया है। इस आइडिया में हम हिस्ट्री को कैसे घुसा सकते हैं, सोसाइटी को कैसे घुसा सकते हैं, है ना, डिफरेंट लीडर्स की कैसे बात कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी की कैसे बात कर सकते हैं, है ना। वील सी, जब हम इन टॉपिक्स को डिकोड करेंगे, वील सी ईच एंड एवरीथिंग। फोर्थ, गुड आर्ट शुड इल्यूमिनेट आवर एक्सपीरियंसेस और रिवील ट्रुथ। तो बोल रहा है कि जो उत्कृष्ट कला है हमारे अनुभव को प्रकाशित करती है या सत्य को उद्घाटित करती है। तो गुड आर्ट में आप सोचो, जैसे ही आपने ये टॉपिक पढ़ा, आपको गुड आर्ट में क्या क्या दिखेगा, मॉरियन मॉरियन पीरियड के जो भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, वो क्या कर रहा है, आपके एक्सपीरियंस को इल्यूमिनेट कर रहा है और रिवील कर रहा है ट्रुथ भी, है ना। आपके एक्सपीरियंस को कैसे कर रहा है, इट विल शो यू द ग्रैंडियर, है ना, जो जो जितने वाइड स्केल पे स्तूपास थे, पिलर्स थे, है ना। रिवील ट्रुथ मतलब क्या, उसमें जो धम्मा का मैसेज था, है ना, कि वो आपको कुछ सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा है, जो बुद्धिज्म के एस्पेक्ट्स हैं, है ना। उन चीजों से आप इस क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हो। अगेन देयर कैन बी लॉट ऑफ एग्जांपल्स, है ना, गुड आर्ट के फॉर्म में आप बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हो, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम पेलियोलिथिक पीरियड, केव पेंटिंग्स एंड ऑल दोस थिंग्स, वो सब चीजें भी आप उसमें लिख सकते हो डायमेंशंस में। तो अगेन हम लोग इस टॉपिक को भी फिर से देखेंगे जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में सिस्टमैटिक एक एक करके डिकोड करेंगे टॉपिक को और ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। तो ये सेक्शन 1 है। अब इसमें से आपको 4 में से जो भी एक, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, आप उसको चूज करोगे एंड देन यू विल स्टार्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग इन योर रफ एंड देन यू विल स्टार्ट राइटिंग दैट एसे। सो अगेन
ये सेक्शन 1 हमने देख लिया 68 बीपीएससी का। सेक्शन 2 देखते हैं। सेक्शन 2 में क्या था? वी आर नॉट मेकर्स ऑफ हिस्ट्री, वी आर मेड बाय हिस्ट्री, है ना। हम इतिहास निर्माता नहीं है, है ना, बल्कि हम इतिहास द्वारा निर्मित है। कितनी अच्छी बात है कि हिस्ट्री को हमने हिस्ट्री को नहीं बनाया है, हिस्ट्री ने हमें बनाया है। अब आप इसको कई डायमेंशन से सोच सकते हो, टेक्नोलॉजी के डायमेंशन से सोच सकते हो, सामाजिक तौर पे सोच सकते हो, रिलीजन के उस पे पर्सपेक्टिव पे जा सकते हो, ठीक है। और हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव पे भी जा ही सकते हो ना। हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में जा सकते हैं, इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव में जा सकते हैं, हिस्टोरिकल इन्वायरमेंट हमारा कैसे कैसे डेवलप हुआ, है ना, और आज हम किस स्थिति पे हैं, है ना, हमारे आगे की हिस्ट्री कैसी हो सकती है अगर हम यही चीज करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ इनोवेशंस यू कैन डू इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अगेन हम जब करेंगे डिस्कशन तो विल सी हाउ टू ब्रेनस्टॉर्म दिस। देन इट हैज आस्क्ड, इंटरनेट हैज टर्न्ड आवर वर्ल्ड इनटू अ ग्लोबल विलेज। बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है ना, ये आपको एनसीईआरटी में भी आप पढ़ रहे होगे ना, अभी जो भी ज्योग्राफी और इकोनॉमी वाली एनसीईआरटी कर रहे हो उसमें आप ये वाला कंसेप्ट पढ़ोगे। इंटरनेट हैज टर्न्ड आवर विलेज इनटू आवर वर्ल्ड इनटू ग्लोबल विलेज, है ना। इंटरनेट ने हमारी दुनिया को एक वैश्विक गांव बना दिया है, ठीक है। अगेन इस पे भी आप बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हो। आप इकोनॉमी की बात कर सकते हो, ट्रेड की बात कर सकते हो, कल्चरल एक्सचेंज की बात कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी बातें कर सकते हैं इसमें। विल सी अगेन। थॉट इज द बेस ऑफ लाइफ। कितना बेसिक सा चीज है, एक विचार जीवन का आधार है, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज है। इसमें आप कितने सारे एग्जाम्पल्स को कोट कर सकते हो ना। बहुत महान महान लोग हुए हैं, बहुत साइंटिफिक, आइंस्टीन की बात कर सकते हो, है ना, नेल्सन मंडेला की बात कर सकते हो, ठीक है, महात्मा गांधी की बात कर सकते हो, सुभाष चंद्र बोस की बात कर सकते हो कि हम एक थॉट से शुरू हुआ था उनके, है ना, वो एक बेस ऑफ लाइफ बन गया। आप कर्पूरी ठाकुर अभी आप पढ़ोगे न्यूज में, है ना, अभी आप करंट अफेयर से पढ़ोगे कि उनको भारत रत्न मिला है। आप उनके लाइफ के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करो। सो ये वाला क्लियर हुआ। थॉट इज द बेस ऑफ लाइफ, है ना। अगेन बहुत सिंपल सा आइडिया है। हम इसमें जो फिलोसफिकल एसेज होते हैं या इस तरीके के जो कोट्स टाइप के होते हैं या बेसिकली क्या कह सकते हैं इनको, मुहावरा, इस तरह की चीज होती है ना। वी आर नॉट द मेकर्स ऑफ हिस्ट्री, वी आर मेड बाय हिस्ट्री, ये सब क्या है? कोट्स है, ठीक है। किसी ने कहा है ये सब चीजें, है ना, या ये बहुत ही मानी हुई चीजें हैं, बहुत इस्टेब्लिश चीजें हैं। तो इसी चीज के इर्द गिर्द हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे एनेक्डोट्स, है ना, उनका भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स तो खैर बहुत सारे हैं ना। इंटरनेट हैज टर्न इनटू ग्लोबल विलेज, इसमें आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हो। जब हम डिकोड करेंगे एक एक टॉपिक को, देन विल सी। सो ये अगेन सेकंड सेक्शन। सेकंड सेक्शन में 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको कोई भी चूज करना है जिसमें यू आर वेरी कंफर्टेबल, ठीक है। सेक्शन 3 68 बीपीएससी। बिन समाज के बोली हो सकेला क्या, बिन बोली समाज हो सकेला क्या। इसका क्या मतलब है? बिना समाज के, बिना सोसाइटी के क्या लैंग्वेज एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। बिन बोली समाज हो सकेला क्या, तो मतलब दिस इज आस्किंग अबाउट यू द इंटर रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी, ठीक है। कि हर सोसाइटी का एक लैंग्वेज होता है ना। आप इन बिहार भोजपुरी, मैथिली, है ना, दैट इज अ कम्युनिटी, दैट इज अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, समाज है, कल्चर है ना। दे हैव अ डिफरेंट लैंग्वेज। यू गो टू गुजरात, यू हैव अ डिफरेंट लैंग्वेज, है ना, you have a particular kind of culture, so you have to explain in detail about this, है ना। so basically ऐसे का टॉपिक ये था, है ना। धोबिया कुकुर, ना घर का ना घाट का, है ना, दिस इज वेरी इजी, है ना, सबने सुना हुआ है। अब यहां पर आप क्या क्या यूज कर सकते हो, यहां पर आप इंटरनेशनल रिलेशन के इवेंट्स के बारे में डिस्कस कर सकते हो। मैं ये बताऊंगा अभी, इंटरनेशनल रिलेशन का इवेंट बताने से लाइक यू ऑल विल नॉट अंडरस्टैंड। यू कैन यूज डिफरेंट कंटेक्स्ट हियर, है ना। यहाँ पर हिस्ट्री भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर सोसाइटी भी यूज कर सकते हैं, यहाँ इकोनॉमी भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर पॉलिटिक्स भी यूज कर सकते हैं थोड़ी बहुत, है ना, न्यूट्रल लैंग्वेज में। सो विल सी। आगू नाथ ना पीछे पगहू बिना चांद के। अब ये चीज अगर आपको नहीं भी समझ में आ रही है ना, थोड़ा सा अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो आपको ये 2 टॉपिक तो समझ में आ गया, विच आई वॉज टेलिंग कि देर इस सेक्शन में पर्टिकुलरली 2 ऐसे के टॉपिक्स ऐसे रहेंगे कि आपने कहीं ना कहीं उसको सुना होगा, ठीक है। अनेर दुनेर के राम रखावा, नहीं पता, है ना। इफ यू डोंट नो दिस देर आर 2 ऑप्शंस ऑन विच यू कैन राइट, ठीक है। सो ये ऑब्वियसली ये वाला सेक्शन थोड़ा सा टफ है, क्योंकि बीपीएससी का ऐसा मानना था, या जो हमारे चेयरमैन थे अतुल प्रसाद, उनका ऐसा मानना था कि जो बिहार बीपीएससी के एग्जाम देने आ रहा है उनको थोड़ा सा बिहार के बारे में, बिहार की बोली भाषा, है ना, इन सब चीजों के बारे में एक नॉलेज होना चाहिए, विच इज ऑल्सो अ गुड थिंग, ठीक है। 68 का पेपर देख लिया हमने, थोड़ा 69 के टॉपिक्स देखते हैं। इसमें थोड़ा सा इजी किया उन्होंने, 68 वाज लिटिल टफ, है ना।
यहां पर क्या है सेक्शन 1 में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में सहायक है। अगेन इस चीज में भी हम बहुत सारे एग्जांपल्स यूज कर सकते हैं, बट डेफिनेटली इसको इसको लिखने के लिए आपके पास एक नॉलेज होना चाहिए, आपको एक बेसिक समझ होनी चाहिए कि साइंस एंड टेक में चल क्या रहा है। और उसमें हम पर्टिकुलरली ये जो मिस्ट्रीज ऑफ यूनिवर्स है ना, जो आपके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया था, आपको याद होगा कि हुबल टेलीस्कोप है ना, भारत का गगनयान मिशन है, ठीक है, तमाम तरीके के जो इवेंट्स हैं जो हम यूनिवर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, ब्लैक होल है, इस तरह की चीजों को जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कैसे उसको हेल्पफुल बनाया है ना, कैसे हम मिस्ट्रीज ऑफ यूनिवर्स को समझ रहे हैं। दिस वाज द टॉपिक। अब इसमें आपको पढ़ने की जरूरत है ना, दिस थिंग्स रिक्वायर पर्टिकुलर नॉलेज है ना, करंट अफेयर्स का अवेयरनेस एंड ऑल दोस थिंग्स। सेकेंड टॉपिक इज इंप्रूविंग द एग्रीकल्चरल सिस्टम कैन सपोर्ट द रूरल इकोनॉमी इन द नेशन। क्या बोल रहा है, कृषि व्यवस्था में सुधार कर देश के ग्रामीण अर्थतंत्र को सशक्त बनाया जाता है। वेरी इजी क्वेश्चन, मतलब वेरी इजी टॉपिक। एग्रीकल्चर के सिस्टम को आप अगर सपोर्ट करोगे तो वो क्या करेगा, रूरल इकोनॉमी को बढ़ाएगा। ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज हमारा जो पूरा इकोनॉमी है वो क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, एग्रीकल्चर बेस्ड रूरल इकोनॉमी है। ठीक है, तो ये अगेन सिंपल क्वेश्चन। इसके लिए क्या कुछ स्पेशल तैयारी आपको करनी है, नहीं करनी है ना, जो आप जीएस में पढ़ रहे हो, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग वहां से डेवलप हो रही है, करंट अफेयर्स की चीजें पढ़ रहे हो, वहां से आपको रिलेट करके इन चीजों के बारे में लिखना है। ठीक है। थर्ड, ब्लैक मनी इकोनॉमी इज द मेन कॉज ऑफ क्राइम एंड करप्शन। काले धन की अर्थव्यवस्था अपराध और भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है। ठीक है, जो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग बताया था कि कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पे आपके व्यूज होने चाहिए, तो ब्लैक मनी इज अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ना, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक टॉपिक जिसको आपको डिटेल में समझना है, इसके डायमेंशंस को। इज द मेन कॉज ऑफ क्राइम एंड करप्शन। ऑब्वियसली जैसे आपके पास ब्लैक मनी की इकोनॉमी बनने लगेगी है ना, आपके यहाँ क्राइम और करप्शन बढ़ने लगेगा। सिंपल सिंपल सी बात है। यहाँ पर भी लाइक दिस वाज अ टफ क्वेश्चन है ना, दिस वाज अ टफ टॉपिक बिकॉज सबको नहीं पता होता है। तो यहाँ पर आपके पास दो इजी ऑप्शंस हैं। अगर आप करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ के आ रहे हो तो आप ये भी लिख सकते हो, और अगर आपको साइंस एंड टेक में इंटरेस्ट है तो आप ये लिख सकते हो। अगर आपका एग्रीकल्चर वाला पार्ट स्ट्रांग है तो आप ये वाला लिख सकते हो, है ना। ये वाला मोस्ट प्रोबेबली लोगों ने नहीं लिखा होगा, क्योंकि इतना अपडेटेड, इतना कंटेंट इसमें नहीं जनरेट कर सकते हो आप विद इन 10 मिनट्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। चौथा टॉपिक क्या था, मॉडर्न कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन हैज रिवोल्यूशनाइज्ड ह्यूमन अवेयरनेस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आधुनिक संचार क्रांति ने मानव के संचार के साधनों और टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूकता में क्रांति रूप में वृद्धि कर दिया। वी ऑल नो है ना, 5G टेक्नोलॉजी की बात करें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें, ठीक है, तमाम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें जो कम्युनिकेशन में यूज होता है। तो इसने क्या किया है, हमारे अंडरस्टैंडिंग को, ह्यूमन अवेयरनेस ऑफ मींस ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। रेवोल्यूशनरी चीज है ना, आप एक क्लिक ऑफ द बटन में यू कैन टॉक टू एनीवन, है ना, यू कैन अटेंड वीडियो कॉल्स ना, दीज थिंग्स आर व्हाट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कहीं डिजास्टर आ रहा है ना, तो देर आर वेरियस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिससे कि आपको अवेयरनेस मिलती रहती है ना, कि हीट वेव कहाँ पर है, कब आ रहा है, बारिश कब होगी। लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी एक्सप्लोर्ड है ना इसमें, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट है ना, जनरल सोसाइटी के एस्पेक्ट्स, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर के एस्पेक्ट्स, सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स, है ना, यहाँ पर अवेयरनेस के फॉर्म में ना। यहाँ पर जब हम ब्रेनस्टॉर्म करेंगे तो हम देखेंगे ह्यूमन अवेयरनेस किन किन चीजों में, ह्यूमन अवेयरनेस भी तो बहुत तरीके की हो सकती है ना। तो यहाँ पर से हम डायमेंशन जनरेट करेंगे। जब हम ऐसे को आगे देखेंगे आगे वाले लेक्चर्स में, देन विल सी कि डायमेंशंस कैसे जनरेट करते हैं। सो अगेन इस सेक्शन में देखो, ये वाला किया जा सकता था, ये वाला आसानी से किया जा सकता था, ये वाला एक आसानी से किया जा सकता था। तो तीन ऑप्शंस आपके पास है, तीन में से आपको जो बेस्ट लगता है, जिसमें आप बेस्ट कंफर्टेबल हो, यू कैन चूज दैट, है ना। सारे क्वेश्चंस को देख के या सारे टॉपिक्स को देख के डरना नहीं है कि ये पूछ लिया, अरे लाओ अब तो मेरे को इकोनॉमी पढ़ना पड़ेगा, अब तो मुझे ब्लैक मनी पढ़ना पड़ेगा, नहीं। ठीक है, सिस्टमैटिक रखो अपनी तैयारी को, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है एनसीईआरटीज की, करंट अफेयर्स की, उनको प्रॉपरली फॉलो करते रहोगे, और एक पर्टिकुलर माइंडसेट और समझ के साथ अगर आप प्रोसीड करोगे तैयारी करने की एस्से की, यू विल बी एट अ कंफर्टेबल पोजिशन एंड यू कैन राइट अ गुड एस्से। ओके, सो सेक्शन 2 पे मूव करते हैं। सेक्शन 2 में अगेन करंट स्टेटस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन परस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ये वाला क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, क्योंकि नारी शक्ति अधिनियम, ठीक है, एक्ट वाज पास्ड, ठीक है, इसलिए इन परस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ठीक है, दिस इज अ
करंट अफेयर्स ड्रिवन टॉपिक। तो हमने 68 में देखा कि करंट अफेयर्स से ड्रिवन टॉपिक नहीं था, बट यहां पर सेक्शन 2 में क्या मिल रहा है, करंट अफेयर्स से ड्रिवन टॉपिक। ठीक है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, देखो दो करंट अफेयर्स। तो अब यहां से एक सिलेबस क्या डिकोड हुआ, देखो यहां से सिलेबस क्या डिकोड हो रहा है कि करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स के मेजर मुद्दे, करंट अफेयर्स के मेजर मुद्दे इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस सेक्शन 2 पार्ट। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ योगा फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस एंड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। अब दिस इज, अब किसी को इंटरेस्ट है इस चीज में, योगा में, ही विल बी नोइंग दीज थिंग्स, बट जनरली सबको इतना नॉलेज अंडरस्टैंडिंग नहीं होता कि इसमें आप 8-10 पेज लिख दो और अच्छी कंटेंट के साथ। सो यू हैव ऑप्शंस। अगर आपने करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ा है, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स फॉलो किए हैं, कुछ है ना एडिटोरियल्स पढ़ा है, और इन पर्टिकुलर आपको एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि कौन कौन से करंट अफेयर्स के मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी बताया कास्ट सेंसस का मुद्दा, ठीक है, कास्ट सेंसस का इंटरलिंकेज रिजर्वेशन का, क्योंकि ये मुद्दा लास्ट के 2 सालों से बहुत चल रहा है, कंटेम्पररी करंट अफेयर्स है, विच कैन बी एनी डे आस्क्ड। चौथा, इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियन एग्रीकल्चर एंड प्रिवेंशन मेजर। कितना सिंपल सा टॉपिक है, दिन रात इसी की बात होती है। आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे, हमेशा मैगजीन्स में पढ़ोगे, क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट है एग्रीकल्चर पे और उसका प्रिवेंट करने के मेजर्स क्या हैं। इससे आसान टॉपिक कोई दे सकता है क्या? 68 वाज अ डिफिकल्ट पेपर, है ना, 68 का अगर आप टॉपिक्स देखोगे, इट वाज अ डिफिकल्ट पेपर। ठीक है, पहली बार चेंज हुआ था, ये बहुत डिफिकल्ट पेपर है ना, एजुकेशन सीकिंग चेंज आफ्टर कोविड, लाइक नो वन नोज, है ना, कि रैंडम था। यहाँ पर आप देखो सेक्शन 2 रैंडम था, यहाँ कोई करंट अफेयर्स नहीं दिख रहा है, बट यहाँ आपको क्या दिख रहा है, तीन तीन चीजें करंट अफेयर्स के थीम से दिख रही है ना, वुमेन एम्पावरमेंट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, है ना, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये भी हमेशा न्यूज में रहता है और ये तो आना ही चाहिए ना, कोई प्रिपेयर कर रहा है अगर लाइक ये सब चीजें, तो ही मस्ट बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, है ना, जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो सेक्शन 2 में यहाँ पर सिलेबस क्या डिकोड हुआ कि करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेक्शन 3 में देखते हैं अगेन, यहाँ पर फिर बिहार से रिलेटेड बिन समाज के बोली, हो सकती रिपीट हो गया क्या? ओके, एनीवेज शायद ये रिपीट हो गया। ओके, सो आप लोग एक बार सेक्शन 3 वाला भी ये 69 बीपीएससी का चेक कर लेना। एक बार हमने वापस से क्या किया, रिकॉल करते हैं थोड़ा सा अभी तक। सबसे पहले हमने क्या देखा कि एसए का पर्पस क्या है। ठीक है, एसए का पेपर इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है, उससे क्या क्या चीजें बीपीएससी समझना चाह रहा है आपके बारे में। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है इस पेपर का आपके सिलेक्शन में या मेंस के हिसाब से। देन वी हैव सीन द पैटर्न, हमने सिलेबस भी थोड़ा सा डिकोड करने का ट्राई किया थ्रू पीवाईक्यू, है ना। अब हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ गुड एसे, एसे के एलिमेंट्स क्या हैं जो उसको एक अच्छा एसे बनाते हैं। सो वील सी दैट एलिमेंट्स ऑफ अ गुड एसे। नंबर फर्स्ट, लैंग्वेज। लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, सिंपल एंड फॉर्मल, है ना। आपकी लैंग्वेज, ये सब पॉइंट्स आप लिखते रहना अपने डायरी में या जो भी नोटबुक है उसमें आप लिखते रहो। एलिमेंट्स ऑफ अ गुड एसे में सबसे पहली चीज क्या है, लैंग्वेज, सिंपल और फॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल, इनफॉर्मल नहीं होना चाहिए, कैजुअल नहीं होना चाहिए, है ना। कैजुअल इन सेंस कि यहाँ पर शॉर्टकट्स, एब्रीविएशंस, ये सब चीजों का मिस्टेक नहीं करना है, ग्रामेटिकल एरर नहीं करना है, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करना है, टेंसेज, एक्टिव टेंस है ना, सॉरी एक्टिव पैसिव है, टेंसेज है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, है ना, इन सब चीजों का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है लिखते समय, है ना। स्ट्रक्चर, सेकेंड इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा है आपका, ऑर्गेनाइज्ड है कि नहीं है, ठीक है, कोहेरेंस है कि नहीं आइडिया में, लॉजिकल तरीके से। इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर मतलब इंट्रोडक्शन, बॉडी, बॉडी के अंदर भी जब आप डायमेंशंस लिखोगे तो वो भी एक सीक्वेंस में चलना चाहिए कि पहले ये चीज लिखनी है, बाद में ये चीज लिखनी है, फिर है ना उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट देना है। ये सारी चीजें हम देखेंगे, जस्ट यहाँ पर पॉइंटर्स में बता रहा हूं, क्योंकि जब हम लोग ऐसे लिखेंगे और जब मैं इवेल्युएट करके आपके साथ डिस्कस करूंगा तो हम इन सब पैरामीटर्स पे बात करेंगे, है ना। देन आई विल टेल यू कि स्ट्रक्चर में दिक्कत है, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये स्ट्रक्चर में दिक्कत है। फिर थर्ड वाली चीज क्या है, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीजें आती हैं, लेजिबल हैंडराइटिंग, हैंडराइटिंग आपकी लेजिबल होनी चाहिए, है ना, पढ़ने लायक होनी चाहिए। पैराग्राफ जो है आपके नीटली पैराग्राफ होने चाहिए। स्पेसिंग की बात करते हैं हम, स्पेस जो आपके दो लाइन के बीच का स्पेस है, ये आपका क्वेश्चन पेपर है, ये जो स्पेस यहाँ पर है, कहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो मार्जिन से, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रेजेंटेशन में। कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन कर रहे हो कि नहीं, सब हेडिंग्स का जहां जरूरत है वहां यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है, ये सब चीजें प्रेजेंटेशन का पार्ट है। दीज थिंग्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जामिनर जब आपका क्वेश्चन पेपर पढ़ेगा, सॉरी आंसर पढ़ेगा, सो ही मस्ट, योर आंसर मस्ट बी प्रेजेंटेबल, है ना। अगर एग्जामिनर को देखा कि इसकी ना हैंडराइटिंग अच्छी है,
है ना, पैराग्राफ भी इधर उधर लिखे हुए हैं, स्पेसिंग नहीं है, रैंडमली लिखा हुआ है कुछ भी, है ना, तो उसका मूड ऐसे ही ऑफ हो जाएगा। आपको 5 7 नंबर 10 नंबर कितने का भी लॉस हो सकता है ना, डिपेंडिंग ऑन एग्जामिनर मूड। अगर उसका आपने सरदर्द करवा दिया है तो डेफिनेटली आपको नंबर कम मिलेगा, है ना। तो आपका एस्से ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर को एटलीस्ट पढ़ने में आ जाए वो, है ना, आपकी बातें समझ में आए उसको एक लॉजिकल तरीके से। सो दिस इज पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। अगेन नेक्स्ट इज क्लैरिटी ऑफ थॉट। कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, और आपका एस्से क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। आपको दोनों पक्ष की बात करनी चाहिए। आपको हर लाइक यू मस्ट बी एबल टू गिव 4 5 डायमेंशंस, यू हैव टू बी वेरी बैलेंस्ड, है ना। आपको बिल्कुल ही बाइस्ड नहीं हो जाना है ना, किसी भी एक पक्ष के लिए बाइस्ड नहीं हो जाना, या पॉलिटिकल नहीं हो जाना है अपने एसेज में। बहुत लोग बच्चे क्या होते हैं, पॉलिटिकल चीजें भी लिखने लग जाते हैं, एंटी गवर्नमेंट चीजें लिखने लग जाते हैं। वी शुड क्लियरली अवॉइड दीज थिंग्स। ये सब चीजें मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाऊंगा। लास्ट इज रिच इन कंटेंट। कंटेंट इज द किंग। ओके, सो कंटेंट इज द अल्टीमेट किंग। सो आपका एस्से क्या होना चाहिए, रिच इन कंटेंट, डाटा होना चाहिए, रिपोर्ट्स को आप कोट करो, है ना, कोट्स को भी कोट कर सकते हो, पोएम्स लिख सकते हो, है ना, एनेक्डोट्स लिख सकते हो, एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, केस स्टडीज लिख सकते हो। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच कैन एनरिच योर कंटेंट। क्लियर, सो दीज आर सम ऑफ द एलिमेंट्स, है ना। अब एलिमेंट्स को हम अगर समराइज करें तो ये हम एक ओरेकल अप्रोच देखते हैं ना, एक ओरेकल ओरेकल अप्रोच देखते हैं। ओ फॉर क्या है, ऑर्गेनाइज्ड, जो मैंने ऊपर बताया। आर फॉर रेलेवेंट, जो भी एसए का टॉपिक है ना, आपको एसए का टॉपिक दिया हुआ, आपको एसए के टॉपिक के हिसाब से ही चीजों को लिखना है। जो मैंने ऊपर आपको दिखाया था यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन में, कि यू मस्ट बी एज क्लोज एज टू द सब्जेक्ट ऑफ द टॉपिक ऑफ एसए। सो ये इसका मतलब होता है रेलेवेंट, है ना। अगर किसी क्वेश्चन ने पूछा है या टॉपिक है आम, और आप लिख रहे हो इमली, है ना, तो आप 10 पेज लिख के आ जाओ, आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्लियर सी बात। ठीक है, सो आपका कंटेंट क्या होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए। फिर ए से क्या मतलब है, एनालिटिकल। उसमें आपकी एनालिसिस भी होनी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ डाटा डंप करके आ गए ना, डाटा फैक्ट डंप करके नहीं आना है। देयर शुड बी सम एनालिसिस, सम क्रिटिकल एनालिसिस, सम योर लाइक क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज को शो करना है वहां पर अपने, है ना, डिफरेंट डायमेंशंस को लिख के, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को टच करके, ना। फिर सी, सी अगेन इज क्लैरिटी। क्लैरिटी तब आएगी जब आप उस चीज को कन्विक्शन के साथ लिखोगे, है ना, एक सीक्वेंस में, एक फ्लो में लिखोगे। अगेन दीज थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, है ना, सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। एल स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज। लैंग्वेज शुड बी वेरी क्रिस्प, क्लियर एंड फॉर्मल। ठीक है। ई मतलब इवैल्यूएटिव। आपका आंसर क्या होना चाहिए, इवैल्यूएटिव होना चाहिए। आपको एक टॉपिक दे दिया ना, जैसे यहां पर हमने देखा कि एक टॉपिक दिया हुआ है, जैसे ये वाला टॉपिक देखते, करंट स्टेटस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन परस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल इन्फॉर्मेंट। तो यहां पर इस पर्टिकुलर टॉपिक में इवैल्यूएटिव कैसे होगा, कि आप इवैल्यूएट करोगे कि अच्छा, हम पहले बताएंगे कि वुमेन का स्टेटस क्या है, या वुमेन का पॉपुलेशन क्या है, या वुमेन का लोकसभा में पार्टिसिपेशन क्या है ना, कितने परसेंट वुमेन पार्टिसिपेट किए हैं पहली लोकसभा से आज तक। ये सारी चीजें आपको करंट अफेयर्स में मिलेंगी, है ना। अगर आप नारी शक्ति बिल के बारे में पढ़ोगे, यू विल गेट ऑल दीज फैक्ट्स फ्रॉम देयर। सो ये आपको अपना दिमाग लगाना है कि मैं ये फैक्ट को कैसे कैसे यूज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, है ना। इसमें आपको एनालिसिस करना है ना, यू शुड बी इवैल्यूएटिव। आपको इवैल्यूएट करना है कि ना, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए कैसा है, पहले कैसा था, आज की डेट में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, नहीं हुआ है तो क्यों हुआ है ना। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट क्या सही में हुआ है, क्योंकि हम पंचायत पति का कंसेप्ट पढ़ते हैं, है ना। सो इन सब बेसिस पे आपको एक इवैल्यूएशन करना है इस पर्टिकुलर टॉपिक का, है ना। इस करंट स्टेटस का आप इवैल्यूएट करोगे, है ना। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियन एग्रीकल्चर प्रिवेंशन मेजर्स, इसमें आप इवैल्यूएट कर रहे हो ना कि क्लाइमेट चेंज में इम्पैक्ट क्या है ना, किस किस सेक्टर्स पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या वो इनपुट के उसमें इफेक्ट कर रहा है, क्या वो फार्म पे इफेक्ट कर रहा है, क्या वो पोस्ट हार्वेस्ट में इम्पैक्ट कर रहा है ना। तो ये आपको इवैल्यूएशन करना होगा। सो दिस इज द ओरेकल अप्रोच। सो ये अगर आप ये कीवर्ड को नोट करोगे और ये सारे पॉइंट्स को नोट करोगे, और इन पे हमेशा फोकस करके रखना जब भी आप एसए को लिख रहे हो, है ना, कि आपका एसए ऑर्गेनाइज हो रहा है कि नहीं, एनालिटिकल है कि नहीं, लैंग्वेज कैसी है, इवैल्यूएटिव है कि नहीं है, क्लैरिटी ऑफ थॉट आ रहा है कि नहीं, कंटेंट रेलेवेंट है कि नहीं है कंटेक्स्ट के साथ। सो दिस दिस इज योर ओरेकल अप्रोच। सो हमने एलिमेंट्स ऑफ गुड एसे देख लिया अभी तक, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर। अब जब हमने समझ लिया कि पर्पस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, थोड़ा सिलेबस पीवाईक्यू देख लिया,
है ना। गुड एसे के एलिमेंट्स, अच्छी एसे के एलिमेंट्स क्या क्या हैं वो देख लिया। अब हम आते हैं एक्चुअल काम पे, है ना, कि अब स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन कैसे करेंगे किसी भी एसे का, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि जो आपका एसे है उसको आपने कैसे कैसे तोड़ा हुआ है ना। ऑब्वियसली 3 पार्ट में तोड़ेंगे, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन आपका 20% होना चाहिए आपके एसे का, मतलब 700 to 800 वर्ड्स जो लिखे हुए हैं उसका 20%। 20% मतलब कितना हो गया इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। अगर 700 वर्ड्स भी मान रहे हैं तो कितना हो गया, 7 to 14, तो लगभग 140 वर्ड्स। 140 वर्ड्स मतलब लगभग, मतलब 3/4 ऑफ अ सिंगल पेज, है ना, 3/4 एक पेज का। इतना लंबा आपका इंट्रोडक्शन जा सकता है, तो मैक्सिमम एक पेज आपका इंट्रोडक्शन। अगेन बॉडी इज 60%, तो बॉडी में अगेन 4 से 5 पेज। कंक्लूजन अगेन 1 से 1.5 पेज। सो दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ द एसे। सो इसको, इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को हम हर एसे के लिए ध्यान रखेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो 2 पेज 3 पेज इंट्रोडक्शन ही लिख दिए और बॉडी में क्या कर रहे हैं, बस 2 डायमेंशन लिख के आ गए। सो दैट इज अ वेरी अनऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ राइटिंग। सो हमेशा हम याद रखेंगे कि इंट्रोडक्शन हमारा कितना होना चाहिए, 20%, बॉडी 60%, कंक्लूजन 20%। और इस बॉडी में भी जब हम आएंगे तो बॉडी में कम से कम 4 से 5 डायमेंशन होने चाहिए। डायमेंशन कैसे ओपन करते हैं, कैसे सोचते हैं, वो सब हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। डायमेंशंस शुड बी इंपॉर्टेंट वंस वाइल चूजिंग, एंड दैट इटसेल्फ शुड बी योर सबहेड्स। तो अगर आप डायमेंशंस यहाँ बॉडी में लिख रहे हो कि आगे जैसे इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखा कि बेसिकली एक एनेक्डोट लिख दिया या कुछ स्टोरी लिख दी या कुछ कोट्स को समझा दिया, एंड देन वी विल मूव टू द डायमेंशन। हम बताएंगे कि अब इस एस्से में हम ये चीजें एक्सप्लोर करेंगे, ये 4 5 चीजें देखेंगे। वो 4 5 चीजें आप वैसे भी लिख सकते हो लैंग्वेज के फॉर्म में, अदरवाइज यू कैन यूज सब हेडिंग ऑल्सो। सो दैट विल बी योर चॉइस डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक ऑफ द एसे। वो एसे के टॉपिक पे डिपेंड करेगा कि आप उसमें सब हेड्स लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। दैट विल बी अ डिफरेंट थिंग। कंक्लूजन इज नॉट द लास्ट पैराग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंक्लूजन इज नॉट द लास्ट पैराग्राफ। बहुत बच्चे क्या करते हैं, मैंने 69 की कॉपीज भी देखी हैं, 68 की भी देखी हैं, उसमें बहुत लोग क्या करते हैं कि जीएस के टाइप का इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिख देते हैं कि एक पैराग्राफ कंक्लूजन लिखा और खत्म। एसए इज नॉट योर जीएस आंसर। एसए में कम से कम आपको जब बॉडी पार्ट आपका खत्म हो रहा होगा, आपको बिल्डअप करना पड़ेगा कंक्लूजन के लिए। और वो बिल्डअप कितना रहेगा, लगभग 20%। 20% मतलब अगेन वही 8, मतलब कितना हो गया, 140 to 160 वर्ड्स, लगभग 1 1.5 पेज के आसपास कंक्लूजन आपका बिल्डअप होना चाहिए। तो कंक्लूजन इज नॉट द लास्ट पैराग्राफ। लास्ट पैराग्राफ नहीं होता कंक्लूजन, बट द लास्ट सेक्शन। यहाँ ना सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 सेक्शन में आपका एसे डिवाइडेड है। तो कंक्लूजन आपका लास्ट सेक्शन है, उसको भी इक्वल रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, है ना। कंक्लूजन एग्जामिनर अच्छे से पढ़ता है, इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ता है, कंक्लूजन अच्छे से पढ़ता है ना। बीच का पार्ट वो थोड़ा सा स्किप भी कर देता है। अगर इंट्रोडक्शन में उसको समझ में आ गया कि बच्चे ने थीम को कैप्चर कर लिया है ना, इसको समझदारी आ गई है। मैं आपको एसेस के एग्जांपल्स जब डिस्कस करूंगा तो मैं दिखाऊंगा इसको क्यों नंबर मिलेगा और क्यों एग्जामिनर इसको लाइक इसके एसे को पढ़ रहा है। सो कंक्लूजन भी एग्जामिनर पढ़ेगा ना। कंक्लूजन में भी हम कुछ कैची सी चीज डालेंगे, कुछ लास्ट में ना कुछ कोट्स डालेंगे, कुछ फैक्ट्स डालेंगे, कुछ डाटा डालेंगे, है ना, ताकि हम उस चीज को और अच्छा बना सकें। एग्जामिनर को लास्ट में मजा आ जाए कि ओके, वेरी गुड, मजा आ गया इसका ऐसे पढ़ के, है ना। ऐसी फीलिंग जिस दिन आ गई एग्जामिनर को, आपको आराम से 60 70 नंबर मिलेगा। एक और चीज देखते हैं, एस्से में क्या होना चाहिए, सिंपल और डेप्थ, है ना। एस्से सिंपल आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए, लेकिन उसमें डेप्थ भी होना चाहिए। आपकी जो लैंग्वेज है, आपका जो नॉलेज है, आपका जो विजडम है ना, वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए एस्से में। डेप्थ, डेप्थ का मतलब ये है। कंप्रिहेंसिव वर्सेस कंप्लीट, दो चीज एक और डाउटफुल बहुत रहती है कि कंप्रिहेंसिव लिखें कि कंप्लीट लिखें, है ना। कंप्रिहेंसिव का मतलब क्या है, व्हेन इट डज एवरीथिंग। अगर आप बॉडी में एक डायमेंशन ओपन कर रहे हो हिस्ट्री का, है ना, लेट से हिस्ट्री का डायमेंशन ओपन कर रहे हो और आप हिस्ट्री के डायमेंशन को ही 2 पेज लिख दिए, हिस्ट्री के डायमेंशन में ही आपने 4 एग्जाम्पल लिख दिए, तो इसमें सब कुछ तो है ना। एक डायमेंशन में आपने हिस्ट्री के 5 एग्जाम्पल्स लिख दिए, तो वो कंप्रिहेंसिव तो कहलाएगा बट कंप्लीट नहीं कहलाएगा वो आपका जो एस्से, क्योंकि आपका स्पेस भर जाएगा और आप डायमेंशन। इससे अच्छा क्या होगा कि हम हिस्ट्री का एक एग्जाम्पल दें और अपने पॉइंट को समझा दें, फिर सोसाइटी का एक एग्जाम्पल दें, अपने पॉइंट को समझाएं, आगे बढ़ जाएं, टेक्नोलॉजी का एक एग्जाम्पल दें, एक एक एग्जाम्पल के साथ समझाएं, आगे बढ़ जाएं। तो वैसे क्या होगा, आप जब 6 7 तरीके से एग्जामिनर को समझा दोगे अपनी बात उस पर्टिकुलर
ऐसे के टॉपिक को, तो इससे एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आपको क्या है, एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है उस पर्टिकुलर टॉपिक की, है ना। इट हैज अ सेंस ऑफ एवरीथिंग, कंप्लीट मतलब क्या, हैज अ सेंस ऑफ एवरीथिंग। उसमें आपके एस्से में फ्लेवर आना चाहिए कि हाँ सोसाइटी का भी फ्लेवर है, टेक्नोलॉजी का भी फ्लेवर है, हिस्ट्री का भी फ्लेवर है ना। और वो एस्से फिर खत्म भी हो जाए, है ना। 5-6 डायमेंशंस को एक एक पैराग्राफ में, 1.5 पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया, 4-5 पेज भर गए बॉडी पार्ट में, एंड देन यू कम टू द कंक्लूजन पार्ट। सो कंप्लीट एस्से, एस्से की कंप्लीटनेस का क्या मतलब है, इट हैज अ सेंस ऑफ एवरीथिंग, सब चीज का फ्लेवर, सब चीज का सेंस मिलेगा उससे आपको एग्जामिनर को, और वो खत्म भी हो जाएगा। लेकिन एग्जाम कंप्रिहेंसिव की बात करें तो उसमें आप एक टॉपिक को पकड़ोगे या एक डायमेंशन को पकड़ोगे और उस पर आप, है ना, 5-7 एग्जाम्पल लिख दोगे। एक ही चीज को समझाने के लिए आप 5 हिस्ट्री के डायमेंशन लिखोगे, दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। क्योंकि आपको यहां पर क्या रखना है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, जो मैंने पहली स्लाइड में बताया था। सो योर एस्से शुड बी कंप्लीट, है ना। आपको एस्से में कंप्लीटनेस शो करना है। स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन सबको क्लियर हो गया कि स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन क्या मतलब है। नेक्स्ट विल सी स्टेप्स एंड अप्रोच। स्ट्रक्चर समझ में आ गया, अब एस्से के टॉपिक मिल गया आपको, अब स्टेप और अप्रोच क्या रखना है हमको, ना। हम एस्से का टॉपिक देखा, आज हम पहला स्टेप बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेशंस में हम इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। तो पहला पहला स्टेप क्या है, चूजिंग द टॉपिक। आपको 4 टॉपिक मिले हैं, आपको कैसे चूज करना है। देर आर सर्टन क्राइटेरियाज बेस्ड ऑन विच यू विल मेक योर डिसीजन इन द एग्जामिनेशन हॉल, या जब भी आपको एस्से मिले लिखने को। तो आपको चूज कैसे करना है, सबसे पहले हम रीड करेंगे, जैसे मैंने भी रीड करके ऊपर आपको बताया, आप आराम से रीड करेंगे, अपने दिमाग में रिकॉल करेंगे चीजों को, एक पेन पेपर लेके बैठेंगे, नोट करते रहेंगे वहां पर जो भी रिकॉल हो रहा है रैंडमली, है ना। उस टॉपिक को समझेंगे कि आप उसमें कितना कंटेंट जनरेट कर पाओगे, कितने डायमेंशन जनरेट कर पाओगे, एक रफ आइडिया आपको लग जाएगा चारों टॉपिक का, है ना। कंटेम्पलेट जब आप करोगे, रिकलेक्ट करोगे, तो आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि हाँ मेरे को कौन सा कंफर्टेबल हो रहा है इससे लिखना, है ना। चूज द टॉपिक फ्रॉम ऑल 3 सेक्शंस इन द फर्स्ट 5-10 मिनट्स। सो पेपर मिलते साथ ही आपको क्या करना है, 5 से 10 मिनट में आपको सारे सेक्शन से अपने टॉपिक को चूज कर लेना है, एक बार रीड करके, अंडरस्टैंड करके, कंटेम्पलेट करके। क्योंकि कुछ ऑप्शंस तो आपको दिख जाएंगे ना कि इस पे तो मेरे को जीरो आइडिया है, तो आप वहीं पे उसको काट देना, उसमें टाइम नहीं लगना चाहिए और ना टाइम देना है उसमें। जो आपको टॉपिक पढ़ के सबसे आसान लग रहा है, आप उस पर ब्रेनस्टॉर्म करो 5-10 मिनट और अपना डिसीजन ले लो। क्यों ऐसा क्यों करना है 5 से 10 मिनट में, क्योंकि सिलेक्शन एरर इन हरी, आप जितना, है ना, हरी करोगे, जितना आप लाइक टाइम लगाओगे इसमें, उतना आपका सिलेक्शन एरर होगा, है ना। सिलेक्शन एरर होते ही निगेटिव कॉन्फिडेंस होगा, आपका फ्लो टूटेगा, टाइम मैनेजमेंट खराब होगा, कटिंग्स होंगी, स्पेस मैनेजमेंट का इशू होगा, प्रेजेंटेशन का इशू होगा। तो ये सारी चीजें जो आपको आने वाले समय में फेस करनी हो सकती है, ये सारी चीजें मैंने लिख दी हैं, इनको भी आप अपनी कॉपी में नोट करके रख लो, ताकि ये मिस्टेक्स भी आप फ्यूचर में ना करो, है ना। आपके दिमाग में ये चीजें रहनी चाहिए व्हेन यू विल राइट टेस्ट सीरीज, और जब आप लाइक फ्यूचर में अभी प्रीलिम्स के बाद जब भी आप फुल लेंथ टेस्ट लिखोगे एस्से का, दीज थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड। अब बात करते हैं क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एस्से के टॉपिक्स को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। विच वन डू यू नो बेस्ट, कौन सा आपको सबसे अच्छा आता है ना। कौन सा 4 टॉपिक्स में से आपको सबसे अच्छा आपको कंटेंट आ रहा है, किसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग सबसे अच्छी है, किसमें आपको लगता है कि आप यू कैन राइट 800 वर्ड्स ऑन द टॉपिक, है ना। ये क्राइटेरिया है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट, अभी मैंने ऊपर आपको दिखाया कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो आप ऑब्वियसली साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऐसे ज्यादा अच्छा लिखोगे। अगर आपका इंटरेस्ट आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, इन सब चीजों पर ज्यादा है, तो आप लिटरेचर वाले टॉपिक्स में आपके पास ज्यादा एग्जाम्पल होंगे। सो योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो मैटर्स। क्लियर। सो अपने इंटरेस्ट के एरिया के हिसाब से भी टॉपिक चूज करना है, ये नहीं कि रैंडमली कोई भी चूज कर लिया, ठीक है। और जब ये सारी चीजें करें, तो इसमें आपको ये भी देखना है कि डायमेंशंस किसके पास, किस में ज्यादा है आपके पास, कोट्स किसके लिए आपके पास हैं, डाटा है कि नहीं है, फैक्ट्स है कि नहीं है, एनेक्डोट्स है कि नहीं है। दिस इज ऑल्सो अ क्राइटेरिया विच यू विल यूज वाइल चूजिंग द टॉपिक। सो दिस पार्ट इज क्लियर। चूजिंग द टॉपिक, अब जब हम बेसिकली जब हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग, देन वी विल डिस्कस दीज थिंग्स इन मोर डिटेल। अभी आपको बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी, बट दैट्स ओके। अभी आप ये सब पॉइंटर्स लिखते रहेंगे अपनी कॉपी में। नेक्स्ट क्लास से जब हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्ट शुरू करेंगे, देन विल सी ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल विद एग्जाम्पल, स्टेप अप्रोच। ठीक है, ये वाला पार्ट हमने कर ही लिया। अब नेक्स्ट
अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, लेक्चर 2 में स्टेप्स एंड अप्रोच में ही अब हम प्रोसीड करेंगे विद द ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स। हमको कोई टॉपिक मिला, हम उस पर कैसे ब्रेनस्टॉर्म करेंगे इन 10 to 15 मिनट्स। ठीक है, हमको सबसे पहला काम यही करना है ना। सबसे पहला काम हम ये सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक विद लाइव एग्जांपल्स। आई विल पिक अप 2-3 टॉपिक्स, है ना। मैं उसमें लाइव डिस्कशन होगा, विल आई विल आस्क क्वेश्चंस, है ना। मैं उसमें आपसे पूछूंगा, आपका इनपुट लूंगा, आप एग्जांपल्स दोगे, एंड देन विल कलेक्टिवली ब्रेनस्टॉर्म द टॉपिक। एंड हम लोग देखेंगे कि कितनी आसानी से हमारे पास डायमेंशंस, पॉइंट्स, एग्जांपल, डाटा, फैक्ट्स वी कैन कलेक्ट। ये तो हो गया क्लास की बात। उसके बाद आपको असाइनमेंट और होमवर्क भी मैं दूंगा, 2-3 ऐसे के टॉपिक्स जो आपको सबमिट करने होंगे विद इन लाइक 2-3 days। एंड देन विल मूव फर्दर टू द लेक्चर 3, 4, 5, 6, है ना। देन विल मूव विद द अदर स्टेप्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगा। देन विल मूव टू द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, कितने तरीके से लिख सकते हैं, विल डू दिस सीक्वेंस में चलेंगे। विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ द एसे, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड with assignment, homework, and all those things. Clear? So this was all for lecture 1, and thank you for watching. अब now we are closing this lecture. जो जिनको भी डाउट्स है वो डाउट पूछ लो आप लोग। सब माइक्रोफोन ऑन कर लो, यू कैन आस्क द डाउट्स।